नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं। यदि आपने ETF को समझ लिया यानी कि आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा, तो आप ETF का आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर ETF को हम म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करके बताएंगे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली ETF होता क्या है और किस प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव साथ में, जिससे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी होती है, तभी हम पैसे से पैसा बना सकते हैं मार्केट में। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट आर ETFs। ETFs होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो आप इस बकेट को देखिए। इस बकेट के अंदर एप्पल रखे हुए हैं, ठीक है जी। अब आप मान लीजिए कहीं से एप्पल लेके आए, किसी से आपने एप्पल लिया और किसी ने आपने कहीं से सिर्फ एक एप्पल बाई किया या किसी से मांगा आपने, तो उस एक एप्पल के खराब होने के चांसेस भी हैं। अगर खराब वो निकल आया, अंदर सड़ा हुआ निकल आया, तो आप नहीं खा पाएंगे उसको, यानी कि आपका मूड ऑफ हो गया। लेकिन अगर आप टोकरी लेके आएंगे पूरी एप्पल की और उसमें से आपको कम से कम एक एप्पल तो मिलेगा ना खाने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है कि आप कंपनी सोचिए, ये कोई एक कंपनी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी कंपनी है। अगर आप मान लीजिए इसके अंदर पैसा लगाते हैं, किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, तो क्या हो सकता है, उस कंपनी ने अगर प्रॉफिट दिया तो आपका भी प्रॉफिट मिलेगा, आपको भी ग्रोथ मिलेगी। अगर इस कंपनी ने लॉस कर दिया तो आपका पैसा भी लॉस हो सकता है, क्योंकि भाई हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं यानी कि हम उसके अंदर मालिकाना हक खरीद रहे हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिट देगी तो हमें प्रॉफिट होगा, लॉस देगी तो लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ इसी के अंदर किया है तो चांसेस ज्यादा हैं प्रॉफिट होने के या फिर लॉस होने के, यानी 50-50% चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि भैया आप चारों कंपनी के अंदर पैसा लगा दीजिए, जो भी पैसा लगा रहे थे बराबर 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 इन चारों में पैसा लगा दीजिए, तो मेरी फेलियर की या मेरे नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कम हो जाएगी ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, मेरे फेलियर की प्रोबेबिलिटी कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये चार कंपनियां हैं, बढ़िया कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसके अंदर लॉस हो रहा हो, तो भैया इनके अंदर दोनों के अंदर प्रॉफिट हो सकता है। या ये ज्यादा प्रॉफिट कर रही है बहुत ज्यादा, तो ये कम प्रॉफिट कर रही होगी। ये एवरेज प्रॉफिट कर रही होगी, हो सकता है ये लॉस कर रही होगी। या फिर ये तीन कंपनियां एवरेज प्रॉफिट कर रही होंगी, ये लॉस में जा रही होगी। इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो गया, अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लग गया। तो हमेशा ऐसा बोला जाता है कि ये जो टोकरी है ना, टोकरी, अगर मैं इसको मान लीजिए नदिया के पार, नदिया एक नदिया है, मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ, रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ, और पूरी टोकरी में मैंने, अगर एक ही टोकरी के अंदर मैंने सारे फ्रूट रखे हुए हैं और मैं अपने कंधे पे रख के इसको रिवर को क्रॉस कर रहा हूं, अगर मैं गिर गया तो सारे एप्पल मेरे गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हमें अपना पैसा अलग अलग जगह रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, सेफ हो जाता है हमारा पैसा। एक एक टोकरी गिर गई, काम खत्म। तो है इस एक टोकरी जब हम दो तीन चार टोकरी कर सकते हैं। पहले एक टोकरी का सामान पहुंचाया मैं अगली बार रिवर को क्रॉस करके, फिर सेकंड टोकरी को ले गया मैं बकेट को, और मैं क्रॉस कर दिया रिवर को, उधर रखाया, फिर आकर के तीसरी टोकरी को ले जाऊंगा, फिर चौथी को ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि चार बार मैं रिवर को क्रॉस करूंगा, तो हो सकता है कि एक बार मैं गिर जाऊं, लेकिन मेरी तीन टोकरी का जो सामान है वो तो पहुंच जाएगा उस साइड। तो इसी प्रकार से क्या रहता है कि ETF क्या रहता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। ETF जस्ट लाइक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना, एक म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कंपनीज होती हैं, उसी प्रकार से एक ETF के अंदर कई सारी कंपनीज होती हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा होता है दोनों के बीच में, जो कि हम अभी वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। तो मुझे अब ये लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ETF होता क्या है, ठीक है जी। ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। अब ETF कितने प्रकार के होते हैं, जरा ये चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ETF में आप देखेंगे, कमोडिटी स्टॉक्स, कमोडिटी स्टॉक्स ETFs होते हैं, सॉरी मैं स्टॉक बोल रहा हूँ, कमोडिटी होते हैं। सेक्टर ETF होते हैं, सेक्टर जैसे कि फार्मा सेक्टर है, फूड चेन वाले होते हैं वो है, FMCG जिसको हम कहते हैं, IT सेक्टर हो गया आपका, पावर सेक्टर हो गया, सोलर वाला सेक्टर हो गया, ये अलग आपका अलग अलग सेक्टर के ETF होते हैं। बॉन्ड ETF होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं वो ETF होते हैं। करेंसी ETF होते हैं, वो हो गया आपका। इनवर्स ETF हो गया आपका, ठीक है ना। ग्लोबल इंडेक्स ETF हो गया, क्योंकि आपको ग्लोबली विदेशों की देशों में पैसा लगाना है, जैसे अमेरिका चाइना की मार्केट में पैसा लगाना है, तो ग्लोबल वाले ETF हो गए। और कमोडिटी तो आपका वो है ही है कि आपका सिल्वर गोल्ड मेडल वगैरह होती है, वो वाली चीजें हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या हो गए, आपके ETF हो गए। चलिए, अब यहां पर बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग ETF।
अगर हमें इन्वेस्टिंग करनी है ईटीएफ के अंदर, अरे भैया मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट क्यों करूँ, क्या फायदा है मुझे, जान लेते हैं क्या फायदा है। सबसे पहला है कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि आप किसी एक कंपनी में डालते हैं तो रिस्क रहता है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हुआ तो लॉस हो सकता है। लेकिन ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा अलग अलग कंपनी में लगता है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अब मान लीजिए हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 क्या है, इंडेक्स होता है। अब इसी इंडेक्स को लेकर के ईटीएफ बना दिया जाता है। तो 50 कंपनियों में पैसा लगेगा हमारा, तो जब 50 कंपनी में पैसा लगा तो क्या 50 की 50 कंपनियां घाटे में चली जाएंगी, है ना। तो कुछ घाटे में जा रही होंगी, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रही होंगी, कुछ एवरेज प्रॉफिट में जा रही होंगी। तो इस प्रकार से हमें क्या डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि हमारा पैसा अलग अलग कंपनी में, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होंगी वो ऐसे, ठीक है। चलिए लिक्विडिटी, देखिए लिक्विडिटी का इश्यू नहीं रहता है इसके अंदर। इसका फायदा ये रहता है कि यहाँ पे जो पैसा लगता है इसके अंदर लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी रहती है तो इसको हम कभी भी बाई और कभी भी सेल कर सकते हैं। हालांकि कुछ ईटीएफ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी जीरो के बराबर होती है, तो हमें ऐसे ईटीएफ से दूर रहना है। ऐसा नहीं है कभी सारे ईटीएफ अच्छे होते हैं, जैसे सारी कंपनी अच्छी नहीं होती हैं ऐसे ही आपके सारे ईटीएफ अच्छे नहीं होते, सारे म्यूचुअल फंड नहीं अच्छे होते, इसी प्रकार से आपके सारे ईटीएफ भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये तो लिक्विडिटी इसके अंदर होनी चाहिए, और अच्छी अगर ईटीएफ अंदर पैसा लगाएंगे तो वहां पे लिक्विडिटी का इशू आता भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब म्यूचुअल फंड में क्या चल रहा है, अंदर फंड मैनेजर कहाँ पैसा लगा रहा है, किधर कर रहा है, हमें ये तो मालूम पड़ जाता है कहाँ पैसा लगा रहा है, बट कब क्या कर रहा है हमें ये चीज ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है रियल टाइम में, ठीक है ना। जैसे मैं आज जाना चाहूँ तो आज के आज नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर क्या है, डेली का डेली मालूम पड़ जाती है आपको कि क्या चल रहा है। लो एक्सपेंस रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, यहाँ पर क्या है काफी कम होता है। जैसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपके कई तरह के ईटीएफ वो म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड होता है उनका काफी कम होता है क्योंकि उनको पैसिव म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं ना, जैसे कि लार्ज कैप मिड कैप रेंज में लगाते हैं इक्विटी में, तो वह ज्यादा होता है। तो मान लीजिए इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं, 0.21% ये आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड का आपका एक्सपेंस रेशियो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ईटीएफ के अंदर तो 0.035% हो सकता है, यानी काफी कम होता है यहाँ पर। तो एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। टैक्स इफिशियंसी, टैक्स की इफिशियंसी होती है, हमें टैक्स का प्रॉफिट फायदा मिलता है, ठीक है जी। चलिए अब हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो देखिए आजकल तो इतना सिंपल हो गया है कि आजकल तो काफी सारी ऐप आ गई हैं, उनके जरिए हम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आजकल काफी ऐप हैं, उनके जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ईटीएफ के अंदर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ ईटीएफ्स, अब भैया ईटीएफ में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमने फायदे बता दिए आपको, कुछ रिस्क भी तो होते हैं, तो रिस्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिस्क क्या है, मार्केट का रिस्क रहता है यहाँ पर। अब मार्केट का रिस्क कैसे रहता है, चूंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था आपको निफ्टी 50 ईटीएफ। अब भैया निफ्टी 50 ईटीएफ में जो 50 टॉप कंपनियां हैं तो उसमें तो रिस्क ही है ना, क्योंकि उन 50 टॉप 50 कंपनी में पैसा लगेगा तो भाई वो मार्केट में जब एक ऊपर जाएंगी तो फायदा होगा, नीचे आएंगी तो लॉस होगा, तो रिस्क तो रहता है ना, यानी कि ईटीएफ में रिस्क होता है। ट्रेडिंग कॉस्ट, इसके अंदर ट्रेडिंग कॉस्ट का भी इशू रहता है। अगर आप ईटीएफ के अंदर अगर बाई सेल करते हैं, जैसे मैंने आज इन्वेस्टिंग करते हैं, हम आज मैंने इन्वेस्टिंग कर दिया तो कुछ चार्जेस लगते हैं, ठीक है लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और बाद में आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं इसके अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, और बहुत से लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो वहां पे क्या रहता है, ट्रेडिंग का कॉस्ट लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो होता है ना, एक्सपेंस रेशियो, यहाँ पे ट्रेडिंग का भी कॉस्ट लग जाता है। ओके, तो एक रहता है इलिक्विडिटी का इशू रहता है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ईटीएफ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी अच्छी नहीं होती है। आपने बाई कर ली कोई चीज लेकिन सेल करना चाहेंगे तो सेल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी कभी आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसी पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे लिक्विडिटी का इशू ना हो। ट्रैकिंग एरर, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर का भी फंडा रहता है, ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है। ट्रैकिंग एरर होता क्या है इसलिए आपको ये बता देता हूं। जैसे कि किसी का जैसे बेंचमार्क है, कोई बेंचमार्क, अब बेंचमार्क सेट कर दिया किसी का, निफ्टी 50 का सेट कर दिया कि इसका निफ्टी 50 का रिटर्न कितना चल रहा है, मान लीजिए चल रहा है 13.5% चल रहा है, 13.5% का इसका रिटर्न चल रहा है, बेंचमार्क बन गया ये। अब निफ्टी 50 को लेकर के, ये निफ्टी 50 का चल रहा था रिटर्न, अब निफ्टी 50 को लेकर ईटीएफ बना दिया। अब ये जो ईटीएफ बना दिया जिसको एएमसी ने बनाया है, उसका रिटर्न चल रहा है 13.25%।
तो जितना ये कम चल रहा है ये वाला, ये जो कम जो डिफरेंस आ रहा है ना, यही ट्रैकिंग एरर होता है। तो इस ट्रैकिंग एरर का हमें दिक्कत आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि जितने भी हम जिस भी ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जितना ट्रैकिंग एरर कम होता है हम उसको उतना ही बेहतर मानते हैं। चलिए, सेटलमेंट डेट का थोड़ा सा इशू रहता है इसके अंदर, और बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हालांकि जो नेगेटिव पॉइंट है ये इतने ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कुछ पॉइंट तो है ही है, थोड़ा सा नुकसान तो है ही है, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे। अब ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन कर लेते हैं, और जब म्यूचुअल फंड में आप कंपेयर करेंगे ETF का, तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा कंपोनेंट बेहतर है, ठीक है, या आपके टाइम, रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बेहतर है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, बहुत से ETF में भी पैसा डालते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करके समझने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग, इस स्लाइड से आप समझ जाएंगे कि म्यूचुअल फंड में डिफरेंस और ETF में क्या होता है और कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। स्ट्रक्चर क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होती है। तो ETF की हम बात कर लें तो ETF ये ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज थ्रू आउट द डे, यानी कि म्यूचुअल फंड को जब बाई करते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसको समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड कभी भी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है, NSE और BSE पे ट्रेड नहीं होता है, लेकिन ETF आपका ट्रेड होता है। इसका मतलब ये होता है, क्या आप म्यूचुअल फंड को जब मार्केट हो जाता है ओपन 12:30 बजे आप खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो आपको यूनिट्स मिलेंगी वो आफ्टर द मार्केट मिलेंगी या अगले दिन मिलेंगी आपको, ठीक है ना। आप से राइट टाइम पे जो रेट चले होगी ना उस टाइम पे नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन स्टॉक को आप 9:15 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे खरीदेंगे, तो जो रेट चल रही होगी ना वो रेट आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ETF एक्सचेंज पे ट्रेड होता है और इसको हम कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, बॉट और सोल्ड एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे। एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे पे आपको क्या मिलता है, आपको यूनिट्स मिल जाती हैं, सेम डे मिल जाती है, फिर अगले दिन मिलती है, ठीक है, ये रहता है। मैनेजमेंट स्टाइल क्या रहती है, कैन बी पैसिवली मैनेज्ड, ट्रैकिंग एंड इंडेक्स और एक्टिवली मैनेज्ड। जो ETF होते हैं वो पैसिवली मैनेज होते हैं। पैसिवली मैनेज क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी जो ETF होते हैं वो इंडेक्सेस को लेके बनते हैं, इंडेक्स पे बनते हैं। और भैया इंडेक्स तो पहले बना ही रखा है क्या, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, स्मॉल कैप 250 है, या मिड कैप है आपका 150, ये इंडेक्सेस हैं आपके। अब ये इंडेक्सेस तो बना रखे हैं ऑलरेडी, अब यहाँ पे रिसर्च तो ज्यादा करनी नहीं है, कौन सी कंपनी पैसा लगाना है, कौन सी में नहीं लगाना है, तो ये क्या है, ऑलरेडी ये इन्हीं पे लेकर के ETF बनता है। तो इनमें क्या रहता है, मैनेज रहते हैं पैसिवली, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, पैसिवली मैनेज रहते हैं। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं उन पर एक्टिवली वर्क करना पड़ता है कि भैया कौन सी कंपनी पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कब लगाना है, कब निकालना है, सारी चीजें करनी पड़ती है। तो यानी कि एक्टिव में खर्चा ज्यादा आ जाता है, यानी कि एक्सपेंसिव ज्यादा होता है, और ETF के पैसे होता है, यानी कि काम ज्यादा करना नहीं पड़ता है, इसलिए कम एक्सपेंस रेशियो होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप कम से कम बाई कर सकते हैं एक शेयर, यानी कि मान लीजिए कोई ETF है, जैसे कि निफ्टी 50 ETF है, ठीक है, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF है मान लीजिए एग्जाम तौर पे, और उसकी रेट चलिए 260 रुपए समथिंग, तो आप उसका एक शेयर बाई कर सकते हैं 260 रुपए का, या आप कितने भी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या रहता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया जाता है कि भाई SIP करोगे तो 500 रुपये कम से कम SIP करनी पड़ेगी, और लमसम करना है तो 5,000 रुपया या 1,000 रुपये आपको मिनिमम कर पाओगे आप, कंडीशन सेट होती है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो भैया यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है, मैंने बताया आपको, यहाँ पे काम कम करना पड़ता है इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। यहाँ पे काम ज्यादा करना पड़ता है, कौन सी कंपनी पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ता है, तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इंट्राडे ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप इसके अंदर कभी भी क्या कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हो, तो फैसिलिटी है ना ये, कभी भी आपको बाई करना है, कभी भी आपको एग्जिट होना है। मान लीजिए एक दिन के अंदर मार्केट का क्रैश कर गया, नीचे आ गया 1% या 2%, तो आप तुरंत बाई कर सकते हो उस गिरावट में। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं है ऐसा। म्यूचुअल फंड में आपको एंड ऑफ द डे आपके लेटेस्ट NAV आती है, तभी आप बाई कर पाओगे। मान लीजिए इसमें 2% गिरावट आई थी, 2% गिरावट ऐसे आई थी, मतलब ग्राफ ये चल रहा था, 2% गिरावट आई, फिर मार्केट यहीं पे आ गया, तो इस 2% गिरावट पे आप बाई कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो मान लीजिए मार्केट भले ही कितना नीचे चला गया हो, यहाँ पे कितना भी आ गया हो, जो लेटेस्ट NAV आएगी, नेट एसेट वैल्यू, तभी आप बाई कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है जी। ये आपका डिफरेंस हो गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ETF और म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। अब ये क्या है, ETF वर्सेस इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड का कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना कि म्यूचुअल फंड अलग होते हैं, और म्यूचुअल फंड का एक पार्ट होता है इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड मतलब जो इंडेक्स होते हैं ना, उसी पे इंडेक्स को लेकर के ETF बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है, देखिए, होल्डिंग रिक्वायरमेंट। इंडेक्स फंड में क्या रहता है कि डीमैट अकाउंट होल्ड नॉट रिक्वायर्ड। जो आप डीमैट अकाउंट
इंडेक्स फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप इंडेक्स फंड के अंदर, तो इंडेक्स में या म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो, हायर एक्सपेंस रेशियो कहां पे होता है? इंडेक्स फंड के अंदर होता है। यानी कि इंडेक्स फंड में फिर भी आपका हायर एक्सपेंस रेशियो होता है। देखिए तीनों के लिख देता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 0.035% मान लीजिए, इंडेक्स फंड का मान लीजिए 0.25% मान लीजिए, और म्यूचुअल फंड की प्रॉपर बात करूं तो म्यूचुअल फंड में आपका 0.75% इस तरीके से। ठीक है, ये आपको रफली बता दिया मैंने, ऐसा नहीं फिक्स इतना ही होता है, रफली बताया मैंने आपको। फंड मैनेजमेंट, मैनेज्ड मेनली बाय द फंड मैनेजर इन इंडेक्स फंड। देखिए इंडेक्स फंड में भी क्या रहता है कि वही इंडेक्स होता है तो उसमें भी हालांकि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, तो इसको ही हम पैसिव इंडेक्स फंड ही बोलते हैं, इंडेक्स फंड को। और मोस्ट ईटीएफ्स आर पैसिवली मैनेज्ड बाय और प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग फैसिलिटीज या ऑप्शंस इन ईटीएफ। इसको हम कभी भी मैनेज कर सकते हैं, कभी भी बाई सेल कर सकते हैं। एसआईपी फैसिलिटी, देखिए एसआईपी इंडेक्स फंड के अंदर भी होती है, और आजकल कई सारी ऐप ने क्या कर दिया है, ईटीएफ के अंदर भी हम एसआईपी कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस्ट, इंडेक्स फंड हैव हायर कॉस्ट कंपेयर टू द ईटीएफ्स बट लोअर देन एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। यानी कि इंडेक्स फंड में क्या रहता है कि आपकी हायर कॉस्ट होती है, इंडेक्स फंड हैव हायर कॉस्ट कंपेयर टू ईटीएफ बट लोअर देन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। जो एक्टिवली म्यूचुअल फंड होते हैं ना, एक्टिवली उनसे लेकिन कम होती है। ठीक है, तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो वीडियो को आप पीछे रिपीट करके भी देख सकते हो, या आप मेरे को कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब यह क्या है, आर गुड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि क्या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही है, क्या अच्छा रहता है? चलिए चर्चा कर लेते हैं इसकी। पहला पॉइंट क्या कहता है कि ईटीएफ फंड्स विल कॉस्ट यू मोर देन स्टॉक्स, यानी कि ईटीएफ जो फंड होते हैं वो आपको कॉस्ट, जो स्टॉक होते हैं उनसे ज्यादा कॉस्ट आपको ज्यादा आ सकती है। जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उससे ज्यादा कॉस्ट आपको यहाँ पर आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको सेफ्टी जरूर मिल जाती है। सेफ्टी क्या है कि आपका पैसा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। ETFs ऑफर यू डाइवर्सिफिकेशन बट डजंट हैज फ्रॉम द वॉलेटिलिटी। ETF आपको प्रोवाइड तो करता है क्या, डाइवर्सिफिकेशन, पर हेजिंग की सुविधा प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, leverage ETFs experience value decay over time even when an underlying asset shows an uptrend। यानी कि जो लेवरेज ETF होती है इसके अंदर हमें इसकी फैसिलिटी मिल जाती है कि लेवरेज ETF एक्सपीरियंस मिलता है हमें, जो कि ओवर द टाइम पीरियड क्या हो जाती है, अंडरलाइंग असेट शोज एन अपट्रेंड, जो अपट्रेंड दिखाता है उसका हमें फायदा मिल सकता है। चौथा क्या है, ETFs ऑफर यू लेस कंट्रोल ओवर टैक्सेबल इनकम। जो ETFs होते हैं आपको वो कम, आपका जो टैक्स को हमें करना है उसको हमें कंट्रोल हमें कम मिल पाता है इसके अंदर। ऑफर ETFs आर लिंक टू बेंचमार्क इंडेक्सेस विच मींस दे आरंट अलाउड टू आउट परफॉर्म इंडेक्सेस। यानी कि जो ज्यादातर क्या होता है कि जो हमें ETFs मिलते हैं वो ETFs ऑफर इंक्लैंड आर लिंक टू बेंचमार्क, जो बेंचमार्क से लिंक होते हैं वो आपके क्या होता है, विच मींस दे आरंट अलाउड टू आउट परफॉर्म इंडेक्सेस। यानी कि वो बेंचमार्क से ऊपर आउट परफॉर्म नहीं कर पाते भैया, वो उतना नीचे ही कर पाएंगे। जो बेंचमार्क होता है ETF उससे ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। एक बार को म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को क्रॉस कर सकता है, लेकिन जो ETF होते हैं वो अपने बेंचमार्क से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे रहते हैं। राइट, चलिए अब टाइप्स ऑफ इनकम ऑफ ETFs। ये हमारा जो ETF होते हैं उनके अंदर हमारी टाइप्स ऑफ इनकम कैसे होती है। इसमें दो प्रकार की इनकम होती है, एक तो डिविडेंड इनकम होती है और एक कैपिटल गेन्स होते हैं। डिविडेंड इनकम ये होती है कि मान लीजिए कंपनी ने सोचा कि भाई हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो हमारा ये इतना पैसा हम अपने जितने भी होल्डर्स हैं उनको इतना इतना पैसा पर शेयर बांट देते हैं, तो वो आपकी डिविडेंड इनकम हो जाती है। और कैपिटल गेन्स, आज आपने 1 लाख रुपए लगाया, उसकी वैल्यू आपको कमा करके 1.5 लाख हो गई, यानी आपको 50,000 का फायदा हो गया, तो वो आपकी कैपिटल गुड्स गेन में आपका आ जाता है। हाउ इज एन ETF टैक्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर ETF पर टैक्स कैसे लगता है, जरा इसको समझ लेते हैं। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, भाई डिविडेंड पे आपकी जो इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, जो गुड्स आपने जो प्रॉफिट बनाया था उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। तो एन इक्विटी ओरिएंटेड ETF यूनिट हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि 12 साल से कम समय के लिए अगर आप रखते हैं तो उनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 12 महीने के बाद होल्ड रखते हैं, ज्यादा समय तक 1 साल से ज्यादा रखते हैं और तब निकालते हैं पैसा 1 साल के बाद में, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। इसी प्रकार से गोल्ड और ETF होते हैं, गोल्ड एंड अदर ETF, इक्विटी को छोड़ करके जो गोल्ड होते हैं और ETF होते हैं वो अगर 36 महीने से ज्यादा, 36 महीने से पहले, 3 साल से पहले तक 3 साल से पहले हम पैसा निकालते हैं होल्डिंग पर, तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और
36 महीने से ज़्यादा के समय के बाद में निकालते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आ गई आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कितना लगता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब ये वाली स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे 15% आ रहा है ना, इस 15 की जगह पर क्या हो गया है 20% हो गया है। जो इक्विटी वाले जो ETF होते हैं वहां पर आपको शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो वो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर जो कैपिटल गेन्स होगा वो आपका 12.5% लगेगा टैक्स। ठीक है, और इस 1 लाख की जगह 1.25 लाख की आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। यानी कि आपने अगर 1 साल के बाद में पैसा निकाला, आपने लगाया था 1 लाख और उसकी वैल्यू होगी 3 लाख रुपए, कमाई होगी उसकी, तो आपने 3 लाख यानी प्रॉफिट कितना हुआ इसके अंदर 2 लाख का, क्योंकि 1 लाख तो आपने लगाया था। तो 2 लाख में से 1.25 आप घटा देंगे तो पॉइंट यानी 75,000 रुपये पे आप क्या लगाएंगे टैक्स लगेगा। 75,000 रुपये में 12.5% टैक्स लग जाएगा। ये क्या इक्विटी का था ये। अब गोल्ड या अदर ETF की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जो आपकी इनकम टैक्स की जो स्लैब होती है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म वाले पर, यानी 3 साल से पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसमें जो पैसा लगेगा इनकम टैक्स की स्लैब के अकॉर्डिंग पैसा लगता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वहां पर 20% एज द इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका पैसा आपको टैक्स लगता है आपके ऊपर। अब ये क्या है ETF ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ETF के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहला क्या है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप ETF के अंदर SIP कर सकते हैं। SIP करने का फायदा ये रहता है कि आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। तो आप ETF के अंदर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, आप ETF के अंदर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, हालांकि थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। यानी कि होल्डिंग मोर देन 1 डे, आप किसी स्टॉक को अगर ETF को एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखते हैं और आपका टारगेट अचीव हो जाता है 5% 10% जो भी आपने चूज किया है, जो भी आपने चाहते हैं, तो वो आपका 1 वीक के अंदर होल्ड करना पड़े, 1 वीक तक करना पड़े, 2 महीने तक करना पड़े, तो वो आपका स्विंग ट्रेडिंग होती है। ठीक है, सेक्टर रोटेशन, हमें इसके अंदर क्या रहता है ETF के अंदर सेक्टर रोटेशन का भी फायदा मिल सकता है। कैसे, देखिए हर सेक्टर कभी ना कभी रोटेट करता है। आज मान लीजिए आज IT सही नहीं चल रहा है, कुछ साल पहले देखा जाए तो IT बूम पर था, IT कंपनी बूम पर थी काफी ज्यादा, तो हमें ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए था, IT सेक्टर की ETF में पैसा लगाना चाहिए था। तो अब जो ETF उभरते आ रहे हैं, पावर सेक्टर है, सोलर एनर्जी है, तो इनका ट्रेंड काफी ज्यादा आने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के ETF के अंदर पैसा लगा करके हम पैसा बना सकते हैं। और फिर जब लगता है कि भाई इनका ट्रेंड खत्म होने वाला है तो उस पैसे निकाल करके किसी दूसरे ट्रेंडिंग वाले सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। हैजिंग, ETF में पैसा लगा करके हम अपनी हैजिंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि भैया ETF में पैसा लगा रहे हैं तो हमारी हैजिंग भी हो जाती है। तो जो कि जैसे कि कहा जाता है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हमें गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ता है ना तो गोल्ड घटता है, और जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड बढ़ता है। तो इसलिए हमें गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं ना, हैजिंग के लिए करते हैं। जैसे इसके अंदर ETF के अंदर भी क्या कर सकते हैं आप, हैजिंग का आपको फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस ETF की चीजें बताई कि ETF क्या होता है और ETF के फायदे नुकसान बताए, कंपैरिजन करके भी बताया आपको ETF का कि ETF का म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन क्या है, इंडेक्स फंड से कंपैरिजन क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ डाउट रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको फाइनेंस की नॉलेज जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी आप उतना ज़्यादा पैसा मार्केट से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।